नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 2.5। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो आपका पिछला टॉपिक था कि जिसमें आप मानक रूप में संख्याओं को लिखना सीखा है, वैज्ञानिक संकेतन रूप में संख्याओं को लिखना सीखा है, वो मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दी हुई होती है तो उसको मानक रूप में बदलना। मानक रूप क्या होता है? कोई भी संख्या x गुणा में 10 की पावर y के रूप में होनी चाहिए, कि मतलब और x कितना होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में आपका होना चाहिए भी। ठीक है, तो मतलब आपका जो पॉइंट के इस साइड अक्षर है ना, इस साइड जो अक्षर है वो आपका क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है? अब आप कहेंगे सर ये संख्या है 3, 4, 5, 6, पॉइंट कहाँ है? आप कहेंगे सर पॉइंट तो आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आपको 0.3 स्थान इस साइड ले जानी है, तो आप पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और मैंने आपको बताया था वैज्ञानिक संकेतन का शॉर्ट रूप, कि जितने स्थान दशमलव यहाँ है, इतने स्थान इस साइड आ रही है, तो ये पावर भी इस साइड बढ़ेगी। तो कितने स्थान आएगी? आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 3 स्थान आएगी। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? ये 3.456। कितने स्थान आए? 3 स्थान गुणा में 10 की पावर 3। बस ये हमने सीख लिया था। एक और देख लीजिए आप भी, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। मैंने शॉर्ट वाला ये बताया ना रूल, तो एक ये देखिए आपका वैज्ञानिक रूप में आपको लिखना है इस संख्या को। ठीक है, आप कहेंगे सर पॉइंट कहाँ इसमें? यहाँ पर है भी, सबसे लास्ट में होती है। तो यहाँ पे आ जानी चाहिए। पॉइंट के बाद सिर्फ 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। 3 बचेगा आपका सिर्फ। तो ये कितने स्थान आएगी? 1, 2, 3, 4, 4 स्थान आएगी। संख्या क्या हो जाएगी? 3.4 गुणा में 10 की पावर 4। आप कहेंगे सर 3 जीरो कहाँ बच गई? ये 3 जीरो 4 के पीछे आती है, और पॉइंट के लगने के बाद हम जीरो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? ये हमने शतांश पढ़ा था, दशांश पढ़ा था, तब हमने सीख लिया था कि इनकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। कि इसका मतलब है कि ये 4 तो क्या है? दशांश है। जीरो आपका शतांश है, जीरो आपका सहस्त्रांश है। ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संख्या हो जाएगी 3.4 गुणा में 10 की पावर 4। अब अब आपको मुश्किल क्या हो सकती है, ये और मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बिल्कुल आसान था। अब आप कहेंगे सर उसने संख्या दे दी आपको इस प्रकार से भी। आपको संख्या किस प्रकार से दे दी? आपको संख्या इस प्रकार से दे दी, 0.0045। इसको आपको क्या लिखना है? वैज्ञानिक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखना है अभी। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा अभी? ठीक है, तो मैंने तो आपसे क्या कहा था कि दशमलव आपकी क्या होनी चाहिए? इस साइड सिर्फ 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। आप कहेंगे सर दशमलव पहले से इस साइड आ गई, इसका मतलब दशमलव को हमें इस साइड ले जाना पड़ेगा, इस साइड ले जाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो कितने स्थान ले जाएंगे? 1, 2, 3, क्योंकि 4 आ जाएगा फिर दशमलव के इस साइड आपका, तो 3 स्थान इस साइड ले जाना है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4.5 गुणा में, आप कहेंगे सर 10 की पावर कितनी होंगी? 10 की पावर 0 है, तो 3 आप इस साइड ले गए ना, तो इस साइड में कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 आपका हो जाएगा वैज्ञानिक रूप इसका। आपको आ रही बात समझ में? ठीक है, और आसानी से आपको समझा देता हूँ भाई। ये आपका ये है भाई। ठीक है, गुणा में 10 की पावर 6 मान लेते हैं भाई। वैज्ञानिक रूप में लिखना, वैज्ञानिक रूप ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में, तो मतलब दशमलव के साइड में, राइट हैंड साइड में, इस साइड आपका क्या होना चाहिए? कि आपका संख्या 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 होगी तो भी चल जाएगी, 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, या 10 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो दशमलव के इस साइड क्या है? 0 है, तो मतलब हम इस साइड यहाँ आ जाएंगे तो भी 0, 0, 0, मतलब दशमलव आनी चाहिए यहाँ पर भी।
तो कितने स्थान आप वापिस आए? आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 4 स्थान हम वापिस आए हैं, ये 4 हो गया। उतने ही आपकी 10 की पावर वापिस चली जाएँगी, 10 की पावर 2। इससे मुश्किल आपका नहीं हो सकता। अगर इस साइड जाएँ तो 10 की पावर आपको बढ़ा देनी है, यदि इस साइड आएँ तो आपको 10 की पावर घटा देनी है। तभी तो आपको ये फ़ॉर्मूला करवाया था मैंने आपको। इस साइड आएँगे 10 की पावर बढ़ जाएगी, वापिस जाएँगे तो हम ऊपर से भी वापिस आ जाएँगे, ये 10 की पावर का है। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया? फिर एक बार थोड़ा-सा बैक करके देख लेना और जब तक अपने हाथों से नहीं निकाल के देखोगे, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई एग्ज़ामिनर आपको थोड़ा-सा हार्ड बना दे, तब आपका ये काम आएगा। वरना तो आपके सीधे आएँगे इस प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8 वैज्ञानिक में बदलिए भी। आपको पता है दशमलव इस साइड आएगी, तो 10 की पावर अब 10 की पावर कितनी है इसमें? फिलहाल 10 की पावर क्या हर संख्या में 10 की पावर 0 होती है, ये बात आप ध्यान रखना भी। अगर खुद से कोई दी नहीं हो रही। अब आपको देखना कि इस साइड आ रही हैं तो 10 की पावर प्लस में हो जाएगी, यदि इस साइड जा रही तो 10 की पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक है? और पहले से आपको 10 की पावर देख रखी है तो उसमें से घट या बढ़ जाएगी। आपको आ गई बात समझ में? तो चलिए आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं 2.5। लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, एक-एक लाइन आपको समझाऊँगा। अगर समझ में ना आए तो फिर करवा दूँगा। आप कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आया। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कोई भी बात आपकी न छूटे भी। तो ये कहता है कि बड़ी संख्याएँ हमने जो हमारा चैप्टर था, रोचक विचार में भी, बड़ी संख्याओं वाले अध्याय में हमने पढ़ ली थी बड़ी संख्याओं के बारे में। ठीक है? अब थोड़ा-सा और आगे पढ़ते 3 बच्चे हैं। नंजनदुप्पा रॉक्सी के भार के समान गुड़ और एस्तु के भार के समान गेहूं दान करना चाहता है अभी। नंजनदुप्पा भी ये कहता है कि रॉक्सी का जितना भार होगा ना तो उतना तो मैं गुड़ दान करूंगा, और एस्तु का भार होगा उतने मैं गेहूं दान करना चाहता हूँ। वह सोचता है कि इनका मूल्य कितना होगा भी, ये कितने रुपए के आएंगे भी। बताइए कि दान किए गए गुड़ का मूल्य रुपए में क्या होगा, दान किए गए गेहूं का मूल्य रुपए में क्या होगा भी। अब आपको मूल्य क्या होगा भी, ठीक है, दोनों का आपको क्या मूल्य बताना। आप कहेंगे सर हमें ये भी नहीं पता कि कितना उनका वेट है और गेहूं का क्या मूल्य है भी। क्या है? गेहूं का क्या मूल्य है भी। तो हम पता लगा सकते हैं गुड़ की कीमत भी। क्या है? तो पहले तो हम पता लगाएंगे गुड़ का मूल्य भी। आप कहेंगे सर बिना कोई रेट किए तो क्या होगा भी। ठीक है, गुड़ का मूल्य कितना होगा कि किसका भार था, ये रॉक्सी के भार के बराबर देना था ना गुड़ तो आपका। रॉक्सी का भार लिख लोगे, यहाँ लिख भी रखा देखिए भी। गुड़ का जो मूल्य होगा वो रॉक्सी का भार किलोग्राम में, और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य आप निकाल देंगे तो गुड़ की कीमत आ जाएगी। ठीक है, आपने ये क्या लगा लिया, संबंध बना लिया अभी। और गेहूं की कीमत क्या होगी, एस्तु का भार, क्योंकि एस्तु के भार के बराबर तो इसको क्या देने हैं, गेहूं देने हैं, तो गुणा में 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य भी। हम मान लेते हैं कि 10 रुपये किलोग्राम गेहूं थे, और जो रॉक्सी का भार था, सॉरी एस्तु का भार था वो 20 था, तो कितने के आ जाएंगे, 20 गुणा में 10, 200 रुपये के आ जाएंगे। अब आप बता दीजिए गेहूं का मूल्य 20 रुपये है, तो आपका जो वेट है उसके बराबर गेहूँ कितने रुपए के आएँगे? मान लेते हैं आपका गेहूँ वेट है 25 किलो, तो आप क्या कर देंगे 25 को 1 किलोग्राम गेहूँ का जिसका जितना मूल्य है उससे गुणा कर देंगे। आपके वेट के बराबर, आपके भार के बराबर क्या आ जाएगा? रुपए आ जाएँगे कि इतने रुपए चाहिएँगे भई। ठीक, ज्ञात करने के लिए आवश्यक तार्किक धारणाएँ बनाएँ और उत्तर ज्ञात कीजिए। याद रखिए रॉक्सी की आयु 13 वर्ष है और एस्तु की आयु 11 वर्ष है भई। ठीक है, तो दोनों की अब की बार आयु आपको पता लग गई भी। ठीक है, मान लीजिए रॉक्सी का भार 45 ग्राम है और 1 किलोग्राम, इसको याद रखना हमें क्या है, एक चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दी होगी कि सर ये उम्र कहाँ से आ गई बीच में भी। यहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी दी है कि रॉक्सी की कितनी है 13, एस2 की 11 वर्ष है। हमारा जो गेहूं और गुड़ वाला क्वेश्चन है इसमें आयु का कोई काम नहीं है। तो हमारा काम है कि मान लीजिए रॉक्सी का भार 45 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना, 70। तो अब आपकी गुड़ की कीमत आप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 45 गुणा में 70, रॉक्सी का भार आपका और 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत।
ये कुल रुपए आ जाएंगे। दान किए गए गुड़ का मूल्य 45 गुणा में 70 आपका हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 3150। ठीक है। आप आपके बराबर वेट का भी लगा लीजिए कि आप में जितना भार है उतना ही यदि आप गेहूं दान करें तो ये आपका गुड़ दान करें, गुड़ का मूल्य है, लगा लीजिए कितने रुपए लगेंगे वे। ठीक है। अब एस्तु का भार दे रखा है भाई, कितना है आपका? 50 था, और 50 ही क्या था? गेहूं का आपका मूल्य था। 50 गुणा में 50, 2500 रुपये आपका हो गया अभी। व्यक्ति के भार के समान वस्तु विनिमय की प्रथा को तुला भार या तुला भारम कहा जाता है भी। यह एक पुरातन पद्धति है, यद्यपि यह दक्षिण भारत में कई स्थानों पर वर्तमान समय में भी प्रचलित रही है। यह भक्ति, आत्मसमर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। इसके साथ यह समुदाय का भी समर्थन करता है भी। ठीक है? व्यक्ति के समान भार, समान वस्तु विनिमय की सॉरी, जब हम किसी व्यक्ति के समान कोई वस्तु दान करते हैं, कोई भी गिफ्ट करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रथा को कहा जाता है तुला भार या तुला भारम भाई। क्या कहा जाता है? तुला भार या तुला भारम कहा जाता है भाई। जब हम किसी व्यक्ति के भार के बराबर वस्तु का दान करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तुला भार कहा जाता है अभी। ठीक है। उसके बराबर कोई वस्तु बेच देते हैं, मतलब कि हम जो वेट यूज कर रहे हैं ना, बाट यूज कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? वो किसी कोई आपका 1 किलो 2 किलो 3 किलो नहीं है, हमने किसी व्यक्ति को मान लिया है अभी। ठीक है। जब हम वेट के स्थान पर किसी वस्तु को तोलते हैं भी, किसी व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को, ठीक है, कि मैं आपको लड्डू दूंगा, जितना मेरे में बराबर वेट है उतना आपको लड्डू खिलाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुला भार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तुला भार इसको कहा जाता है भी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भी। इस नाम को तुला भार या तुला भारम भी। ठीक है। रोक्सी विचार करती है कि हमने गुड़ को छोड़ दिया अभी, कि गुड़ दान नहीं देंगे। अब ये क्या करेंगे? ये कि यदि हम गुड़ के स्थान पर 1 रुपए के सिक्के का प्रयोग करें तो मेरे भार के समान कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? बताइए कि यह किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं अभी। तो आपको पूछा है कि अब की बार किसने कहा कि हम अब की बार गुड़दान नहीं करेंगे, कि मेरे में जितना वेट है उतने ही मैं उसके बराबर सिक्के का करूंगी भी। ठीक है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए उसको दान करने हैं भी? तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो रोक्सी का वेट भी, कितना था आपका रोक्सी का वेट? 45 किलोग्राम था भी। ठीक है। कितना था आपका? 45 किलोग्राम था। इसके बराबर क्या दान करेगी वो सिक्के। कितने सिक्के दान करेगी? ठीक है। 1 रुपए के, 2 रुपए के, कितने रुपए के वो सिक्के ज्ञात करेगी? तो बताइए कि किस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिक्के के ज्ञात करने हैं ना, वो भी ग्राम में। तो आपको देखना है कि 45 किलोग्राम में कितने सिक्के होंगे। आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए, आपकी बात बताता हूँ मैं। एक काम कर लीजिए कि एक तराजू में तो रॉक्सी को बैठा लीजिए और एक में सिक्के रखते जाइए। जब ये बराबर हो जाएं तो सिक्के को गिन लीजिए और हमें पता लग जाएगा। यही बात आपके मन में भी आ रही होगी कि हमें पता लग जाएगा कि कितने सिक्के। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक सिक्के का वेट करेंगे भी। हम एक सिक्के का वेट करेंगे कि एक सिक्के में कितना वेट है। हम मान लेते हैं कि एक सिक्के में 10 ग्राम वेट है। कितना वेट है? कि 10 ग्राम वेट है। 1 रुपए के सिक्के में कितना वेट है? 10 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि इसका ग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो 45 किलोग्राम में कितना? 45,000 ग्राम हो जाएगा। और एक सिक्के का वेट है आपका 10 ग्राम, तो हमने 10 से ये भाग दे दिया अभी। आपको आगे बात समझ में कि ये आपके 45 किलोग्राम सिक्कों का भार है, और ये आपका ये हो गया, सॉरी, ये रॉक्सी का भार हो गया, ये एक सिक्के का भार हो गया। तो ये आ गया। आपको कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 4500 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी भी। आपको आगे बात समझ में? ठीक है। कि आपको रॉक्सी का भार अपोन में सिक्के का भार, सिक्कों की संख्या आ जाएगी कि कितने सिक्कों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस ये आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है भी। चीजें क्लियर आपको? अनुमान लगाना, किसी गणना के बिना सहज अनुमान लगाइए कि उत्तर क्या हो सकता है भी। उत्तर क्या हो सकता है भी?
उत्तर तो आपको पता है क्या हो सकता है कि रोक्सी का भार बाग में आपका सिक्के का भार, ये उत्तर आपका आएगा भी। उत्तर ज्ञात कर, अब है आपका अनुमान और सन्निकटन का उपयोग करके गणना करनी है भी। अब आप सबसे पहले पहले लगाइए कि अनुमान क्या होता है और सन्निकटन क्या होता है भी। अनुमान है आपका अंदाजा भी। अनुमान क्या होता है आपका अंदाजा होता है, और सन्निकटन मान क्या होता है, इसकी सन्निकटन मान होता है कि आपने वो चीज निकाल ली और फिर आपका उसका लगभग मान बताते हैं कि हाँ इतना होगा भी। अब सारी बात दोनों में, अंदाजा तो आपका बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकता है अभी, कि आप चीज़ है, आपने कोई वस्तु देखी और वस्तु में वेट था आपका 10 किलो, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद इसमें 20 किलो वेट होगा। अंदाज़ा तो आपने लगाना है, लेकिन जब आपने वो किया तो आपने कहा कि उसमें वेट मिला कि 10 ग्राम से, तो 10 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आप कहेंगे कि 10 किलो मान है भी इसका। तो सन्निकटन आपका हमेशा, आप क्या करते हैं सन्निकटन मान, उसको माप कर बताते हैं भी। सन्निकटन मान क्या करते हैं, आप उसको माप कर बताते हैं, अंदाजा आप सीधा लगा सकते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अनुमान और संकेतन का उपयोग करके गणना कीजिए भी। उत्तर ज्ञात करने के लिए आवश्यक राशियों के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले है आपका उत्तर राशियों के बीच में संबंध, मैंने आपको बता दिया कि रोक्सी का भाग भार अपोन में सिक्के का भार भी। यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो तो संभावित अभिधारणाएं और सन्निकटन बनाइए भी। तो आपको क्या कर लेना है कि अब मान लिया कि 10 ग्राम था, आपका 45 किलोग्राम था, जो 4500 वाला है ना, आपको निकाल के देखना है कि 4500 सिक्कों की आवश्यकता होगी भी। गणना करके उत्तर ज्ञात कीजिए और जांचिए कि आपका आकलन कितना सटीक है भी। तो आपको अंदाजा लगा लेना है एक बार तो कि 4000 सिक्के, 5000, 6000 जो भी है, फिर आपने उसको वैल्यू पुट कर ली 10 ग्राम की, 4500 सिक्के आपका आंसर निकल जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? एक एक को देखिए ध्यान से। पहला, उत्तर ज्ञात करने के लिए आवश्यक राशियों के बीच में मध्य संबंध वर्णन कीजिए। तो मध्य संबंध क्या है, रोक्सी का भार भाग में सिक्के का भार, संबंध आपने निकाल लिया। फिर क्या कर रहा है ये, यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो तो संभावित अभिधारणाएं और सन्निकटन बनाइए भी। ठीक है, तो उसने कहा कि आपको क्या करना है कि संभावित धारणाएं मतलब अपने आप से खुद से ले लीजिए कि सिक्के का वेट 10 ग्राम के आसपास होता है, और आप रोक्सी का भार आपको पता ही है 45 किलोग्राम, आपने 45,000 भाग में आपने 10 कर दिया, 4500 सिक्कों की संख्या आ जाएगी भी। ठीक है, सन्निकटन आप 4500 का कितना बना सकते हैं, 5000 बना सकते हैं। 4500 आपको सन्निकटन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको 5000 आप बना सकते हैं, 4000 आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भी। गणना करके उत्तर ज्ञात कीजिए और जांचिए कि आपका आकलन कितना सही है। तो आपको अब उसको काट के, आपने अनुमान तो लगा लिया कि 5000 है, 4000 आएगा, 2000 आएगा, कितने आएंगे। अब आपको उसका एक्यूरेट निकालना है 4500। क्या सिक्कों की संख्या सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में या उससे अधिक होगी, सहज अनुमान लगाइए भी। आपको अनुमान लगाना कि सिक्कों की संख्या कितनी हो सकती है, हजारों में हो सकती है, लाखों में, अंदाजा लगाना आपकी मर्जी है। ठीक है, हमें पता है कि हजारों में होगी, लाखों करोड़ों में नहीं होगी। अज्ञात मानों के लिए आवश्यक और संभावित अभिधारण तथा सन्निकटन का उपयोग करके उत्तर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि हम सटीक उत्तर नहीं, अभी तो एक यथोचित रूप से निकट आकलन को देख रहे हैं अभी। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के का भार आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे भी। तो सबसे पहले है उसको तो हमें मापना पड़ेगा, 1 रुपए सिक्के का भार तो, या फिर आपके पास कोई वस्तु है जितने ग्राम की, उसके बराबर हम रख के देखेंगे, तब पता चल सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम करना है कि सिक्के में लगभग इतना मान होगा, भार होगा, उसके हिसाब से आपसे कैलकुलेशन कर रखी है, जो हमने ऑलरेडी करके दिखा दी भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो उत्तर है ना, वो गलत भी हो सकता है। कि आपने सिक्के का वेट आपने सोच लिया कि 1 लाख सिक्के होंगे, यही सोचा होगा आपने कि 1 लाख सिक्के आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सिक्के का मान क्या हो रहा है कि बहुत छोटा है। तो स्टार्टिंग में आपका मान गलत आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मान बिल्कुल सटीक आ सकता है भी। ठीक है, मतलब अंदाजे वाली बात है, और सही आपको चेक करना, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और एक बात मैं बताता हूँ कि आप अंदाज़ा ज़रूर लगा करें भी। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो, मान लेते हैं कि आपको लंबाई का अंदाज़ा है, कि आप लंबाई देख रहे हैं किसी चीज़ की, और लंबाई देख के आप क्या कर रहे हैं कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी 5 सेंटीमीटर हो सकती है, तो आपने स्केल से मापा,
10 सेंटीमीटर मिल गई, आप पूरी तरह से गलत हो गए। फिर आप किसी अन्य चीज़ की लंबाई आँखों से देख के अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ये लंबी है, फिर उसको मापिए कि धीरे-धीरे आप इतने परफेक्ट हो सकते हैं कि आपको फिर स्केल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उस लंबाई का क्या है बता सकते हैं कि ये कितनी लंबी है अभी। चीज़ें क्लियर आपकी? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर आपका सहज अनुमान लगाने वाली बात है कि अब की बार एस्तु पूछता है कि 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के नोट का उपयोग करें तो क्या होगा अभी? ठीक है, यदि हम 5 रुपए के सिक्के का प्रयोग करेंगे तो जो आपके सिक्कों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का क्या होता है आपका भारी होता है। और इसने कहा यदि 10 रुपए के नोट का प्रयोग करें तो कितने रुपए होंगे भी? तो जितने नोट आएँगे, ठीक है, क्या आएँगे? नोट आएँगे, उतने ही हम क्या होगा गुणा में 10 कर देंगे। 5 रुपए के सिक्के का प्रयोग किया तो जितने सिक्के आएँगे गुणा में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। कैसे ये देख लीजिए। हम मान लेते हैं कि उसका कितने सिक्के आए थे हमारे? मान लो कि 4500 सिक्के कितने किसके थे? हमने 5 रुपए के वाले यूज़ किए थे, तो 45 गुणा में 5 इतने रुपए उसके लगेंगे। यदि मान लो 4500 नोट अगर थे, तो गुणा में क्या कर देना? 10 रुपए कर देना, तो इतने आपके 10 रुपए लगेंगे। ठीक है। अब यही बात है कि आपको फिर क्या करना, आप खुद से नोट की जो सिक्का है वो तुलवा लेना किसी दुकानदार से भी। वो आपको सिक्के का वेट आपको बता देगा कि इतना वेट है, वहाँ से आप पहले तो अंदाज़ा लगा लेना। सभी चीज़ों में ऐसे ही करना, पहले आपको अंदाज़ा लगा लेना, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है। आपको रुपए देखने कितने रुपए बन जाएँगे, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 कुछ भी। ठीक है? और फिर आपको वास्तविक संख्या उसकी निकाल के देखनी, तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो कुल भार क्या करना है? कुल भार किसी वस्तु में और अपोन में सिक्के का भार भी, और ये ग्राम में होने चाहिए, दोनों किस में होने चाहिए? ग्राम में। तो क्या आ जाएगी आपकी? सिक्कों की संख्या आ जाएगी, या फिर दोनों किलोग्राम में होने चाहिए, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप सिक्कों की संख्या आ जाएगी। वो 1 रुपए का सिक्का हो तो 1 से गुणा कर देना, 2 रुपए का सिक्का हो 2 से गुणा कर देना, 10 रुपए का नोट हो तो 10 से गुणा कर देना, वो आपके रुपयों की संख्या आएगी। पहले आपके सिक्कों या नोट की संख्या आएगी और फिर आपके रुपयों की संख्या आएगी लास्ट में। पहले आपको इन चीज़ों के लिए अंदाज़ा लगाना है और फिर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है। चीज़ें क्लियर आपकी? अब ये कहता है कि नई बात और ध्यान में आती है, ये कहता है कि जब मैं वयस्क हो जाऊँगा ना, तब मैं प्रत्येक वर्ष अपने भार के समान लेखन पुस्तकालय दान करना चाहूँगा। रॉक्सी कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, तब मैं प्रत्येक वर्ष अपने भार के समान अन्नदान या भोजन या दान करना चाहूँगा भी। ठीक है। रॉक्सी और एस्तु के उपयुक्त प्रस्तावों से वर्ष में कितने व्यक्तियों को लाभ हो सकता है, ज्ञात करने से पूर्व अनुमान लगा लीजिए कि उसका जो उसने कहा था कि अपना जो भार है ना, उसके बराबर मैं पुस्तकें दान करूँगी प्रति वर्ष। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कितनी पुस्तकें लेके आएगी वो? कितनी पुस्तकें ये लेके आएगी? क्या कह रही है? ध्यान से, आपको अनुमान लगाना है अभी। ये रहा कि जब मैं वयस्क हो जाऊँगा तब मैं प्रत्येक को अपने भार के समान लेखक पुस्तकाएँ दान करूँगा। कॉपी है ना वो भार के समान भी। तो आप कॉपियों की संख्या कैसे निकालेंगे भी? कितनी कॉपी दान कर देगा वो? 100, 200, 300, 400 आप अनुमान लगा लीजिए। आपने अनुमान लगा लिया 100 कॉपियाँ दान करेगा वही। ठीक है? तो उसमें भार हम मान लेते हैं कि 45 की जो केजी था ना, 45,000 ग्राम हो गया आपका। और 1 कॉपी का भार हमने मान लिया 100 ग्राम भई। कितना? 100 ग्राम की 1 कॉपी में 100 ग्राम भार होगा। तो आप 0 से 0 450 कॉपियाँ वो प्रति वर्ष दान करेगा अभी। ठीक है? और आप कॉपी की एक्चुअल यहाँ पे 100 ग्राम मैंने तो मान के लिखा अंदाज़ा लगा के। आप दुकानदार से अपनी नोटबुक तुलवा के ले आना भी। ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा कितना भार है, उसको यहाँ से आप कर देना भी। फिर अब इसने कहा था दूसरी रॉक्सी ने, तो भार के समान अन्नदान करूँगी भी। जितना भार है उतना ही अन्नदान। ठीक है? तो भार कितना था अभी उसमें? तो भार था उसमें कितना था? 50 केजी था शायद उसमें। जी देख लेना जितना भी केजी हो, 50 किलोग्राम वो क्या करेगी? अन्नदान करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति को 1 किलोग्राम देगी ना, तो कितना हो जाएगा?
50 व्यक्तियों को लाभ हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति को 2 किलो देगी तो उतने ही आपको किलोग्राम से भाग कर देना है अभी। 2 किलोग्राम देगी तो 25 व्यक्तियों को 5 किलोग्राम होगा, तो 5 व्यक्तियों को इतने ही व्यक्तियों को लाभ होगा। यहाँ कॉपियों की संख्या आएगी, एक व्यक्ति को 1 कॉपी मिलेगी तो एक इतने ही व्यक्तियों को लाभ होगा अभी। आपको आ गई बात समझ में? ठीक है। रोक्सी और एस्तु के उपयुक्त प्रस्ताव में से वर्ष में कितने व्यक्तियों को लाभ हो सकता है? ठीक है। करने से पहले पूर्वानुमान लगा जी, पूर्वानुमान आपने लगा दिया कुछ भी और ठीक है, और फिर आपको इस प्रकार से चीज़ें निकाल लेनी। रोक्सी एस्तु ने किसी को कहते हुए सुना कि हमने इस स्थान तक पहुंचने के लिए 400 किलोमीटर की पद यात्रा की है, आज प्रातः हम जल्दी पहुंच जाएंगे भी। ठीक है। उसने कहा, किसी की बात सुनी उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमने 400 किलोमीटर की पद यात्रा की है भी। उन्होंने अपनी यात्रा कितने समय पूर्व प्रारंभ की होगी भी? पैदल यात्रा की है तो उन्होंने कितना समय लगाया होगा भी? अब आपको क्या पता कितना समय लगाया है? वो लगातार एक दिन में कितने किलोमीटर चल रहे हैं? यदि वो एक दिन में 1 किलोमीटर चल रहे हैं ना, तो उन्होंने कितने दिन लगाए भी? एक दिन में मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो टोटल कितने किलोमीटर चले वे? कितने दिन चले? 400 बटे में 10। एक दिन में कितने किलोमीटर चले बटे में 10? 40 दिन वो चल रहे हैं। 40 दिन पहले उसने यात्रा की होगी। यदि वो 20 किलोमीटर चल रहे होंगे तो 0 से 0, तो वो 20 दिन उन्होंने यात्रा की। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल यात्रा तो पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए एक दिन में वो कितने चले भी। तो उससे हम भाग दे देंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने समय पूर्व उन्होंने यात्रा की। तो यहाँ पर ये आ गया कि कुल यात्रा, कुल दूरी भी, कुल दूरी पदयात्रा की दूरी अपोन में एक दिन में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे आ जाएगी दिनों की संख्या। इनके बीच में रिलेशन हमने निकाल दिया अभी। ठीक है, आपको गणना से पहले क्या है, आपको अंदाजा लगाना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट होता है आपका ये। ठीक है, आगे भी है क्या आपका? आगे भी है अभी। ठीक है, और इसने कहा कि पहले पैदल यात्रा चलने की परंपरागत प्रथा है। अलग अलग तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक रूप से धार्मिक रूप से भी जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आज का अजमेर शरीफ दरगाह जियारत, ये भी एक यात्रा है। पंढरपुर वारी, ये भी यात्रा है। कावड़ यात्रा, सबरीमाला यात्रा, समेत शिखर जी की यात्रा, लुम्बिनी से सारनाथ यात्रा कुछ प्रसिद्ध तीर्थ यात्राएं जिसमें लोग पद यात्राएं करते हैं। ठीक, आधुनिक परिवहन से आरंभ से पूर्व व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही ये सब जाते थे। कभी कभी व्यापारी और विद्वान रेगिस्तान, पहाड़, नदियों को पार करके विश्व के विभिन्न भागों में हजारों किलोमीटर तक पद यात्रा करते थे। पद यात्रा मतलब पैदल यात्राएं वो करते थे भी। यदि कोई व्यक्ति बिना रुके चले तो वह अपने जीवन काल में पृथ्वी की कितनी बार परिक्रमा कर सकता है? मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर की दूरी 40,000 किलोमीटर है भी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया अभी। अब इसका सेवन्थ एट्थ क्लास में इतने मतलब 6 7 8 का मैथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे कि जो आपके हाई फाई बच्चे हैं ना, वो भी मात खा जाए भी। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि जीवन काल में पृथ्वी का कितनी बार चक्कर लगा लेगा भी? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने एक साल में पैदल कितना चलता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रफ्तार से पैदल चलता है। तो हम मान लेते हैं कि एक साल में कितने लगाए भी? 5,000 किलोमीटर मान लें। 5,000 किलोमीटर एक दिन का 10 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो मैं 2,000 किलोमीटर एक साल मान लेता हूँ मैं। कितना? 2,000 किलोमीटर वो चलता है एक साल में व्यक्ति। ठीक है, साल में जीवन कितना उसका? ये एक साल का है, जीवन कितना? 100 साल का। तो 100 साल में चल जाएगा वो, इतना गुणा में 100 कर दिया। तो कितना हो गया आपका? जल्दी से बताओगे बिना पढ़े से? जल्दी से, इकाई दाई सैकड़ा नहीं करना आपको। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर आएगा आपका। 2 लाख किलोमीटर है। कितना है? 2 लाख किलोमीटर वो अपने पूरे जीवन काल में चलता है, ये हमने निकाल लिया। और पृथ्वी के चारों ओर की दूरी कितनी है? 40,000 किलोमीटर दूरी है। तो कितनी बार पार कर लेगा? तो भाग कर दीजिए 40,000 से भी। मैंने आपको बेसिक खुद से आइडिया लगाया अभी आपका। 20 बार वो क्या कर देगा? यात्रा कर देगा, यदि हमें ये चीज़ें पता होगी। तो एक कितने साल व्यक्ति जिएगा?
1 साल में कितना वो पैदल चलता है, ये सब चीज़ें हमें पता होंगी, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। रैखिक वृद्धि बनाम चरघातांकिक वृद्धि भी, ठीक है? तो ये हम अगले पार्ट में कर लेंगे भी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा आपका। कुछ चीज़ें ऐसी जो स आपको सीखनी है, आपके एग्ज़ाम में इनका नहीं आएगी, लेकिन आपको एक बार ये चीज़ें सीखनी ज़रूर है, देखनी ज़रूर है। 2 की स्पीड में देख के जल्दी-जल्दी देख लिया करो। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा समझ में ना रहा हो और आके आपको दोबारा मैथ न पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ कि कोई भी आपका टॉपिक ना छूटे। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।